Rahim. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Assalamu alaikum, students. Here is Shahid Ali, your MD CAT biology teacher. Today's our topic of discussion is biodiversity, especially the acellular life, with special concern to the viruses. Let's start our topic of discussion. Learning outcomes are here. Classification of viruses. यहाँ इस चीज़ को सबसे पहले तो फोकस किया जाएगा कि वायरसेस जो हैं उसकी क्लासिफिकेशन क्या क्या है, क्या कैसे हैं, किस तरह से हम क्लासीफाई करते हैं. देन डिस्कवरी ऑफ वायरसेस, स्पेशली द हिस्ट्री ऑफ डिस्कवरी ऑफ वायरसेस. देन स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस, इसको देखा जाएगा यहाँ पर. एंड बाय द एंड वायरल डिजीज़, इस पर फोकस किया जाएगा, स्पेशली अबाउट द एड्स, कि एड्स जो है ना वो उसके कंसर्न क्या क्या है. तो यहाँ सबसे पहले वायरसेस की स्टडी हम बायोलॉजी की जिस ब्रांच के अंदर करते हैं उसे हम वायरोलॉजी कहा करते हैं. जबकि प्रेजेंट डेफिनेशन अगर हम देखें, हिस्टोरिकल डेफिनेशन भी है, लेकिन प्रेजेंट डेफिनेशन को अगर देखा जाए तो इसके अंदर ये नॉन सेलुलर हैं, ए सेलुलर हैं, इनके यहाँ सेल नहीं पाया जाता. ये लिविंग जो है ना एंटिटी हैं, ऑर्गेनिज्म के तौर पे एक्ट करते हैं, लेकिन ये बेसिकली सेल नहीं रखते, प्रोटोप्लास्ट नहीं रखते, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस नहीं रखते. और फाइव किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन के अंदर हम इसको इसी वजह से क्लासीफाई भी नहीं करते. और सेल थ्योरी इसी वजह से जस्टिफाई भी नहीं होती. उसका पहला पॉइंट भी शेक हो जाता है कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स. देन इन्फेक्शियस एंटिटीज़ हैं विच कंटेन आइदर आरएनए और डीएनए, नॉर्मली एनकेज्ड इन अ प्रोटीनेशियस कोट, प्रोटीन के बने हुए कोट में, विच कैन रिप्रोड्यूस ओनली इन द लिविंग सेल्स. ये एक कंसर्न यहाँ पे देखा गया. देन यहाँ थोड़ी सी हिस्ट्री जो है ना उसके बारे में, कि वर्ड वायरस इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड, इसे लैटिन वर्ड से लिया गया है, जो कि वेनम, जिसका मतलब पॉइजनस फ्लूइड एक बुक में पीटीबी के अंदर, और पॉइजन, सिंपल पॉइजन इन द फेडरल, इसे इस तरह से लिखा गया है. देन लिविंग करेक्टर्स ऑफ द वायरसेस, वायरसेस के ज़िंदा होने की गवाही कौन कौन सी चीज़ें देती हैं. सबसे पहले तो आकर इन डिफरेंट वैरायटीज़ आर स्ट्रेन, इसकी डिफरेंट स्ट्रेन्स होती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की अक़साम हुआ करती हैं. देन इनके पास अपना जीनोम होता है, अपना जेनेटिक मटेरियल होता है. और बड़ी अहम बात कि ये जेनेटिक मटेरियल म्यूटेबल होता है, जिसके अंदर म्यूटेशंस आ सकती हैं, जो कि इन द फॉर्म ऑफ डीएनए या आरएनए होता है. बाकी तमाम जानदारों में ये जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही होता है, बाकी आरएनए कैरियर के तौर पे देखा जाता है, लेकिन यहाँ आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल हो सकता है. कैन reproduce using the machinery of the host, can enter and cause the disease to the host, again इसका living character. Get destroyed by the ultraviolet radiations as all life forms, तो ये बड़ी एक अहम कंसर्न था इसका, कि इसको अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन डिस्टर्ब करती हैं, जो कि बाकी तमाम लाइफ फॉर्म के लिए डेंजरस होती हैं. तो ये लिविंग प्रॉपर्टीज़ हैं. देन नॉन लिविंग प्रॉपर्टीज़ के लैक सेलुलर स्ट्रक्चर, इसके यहाँ प्रोटोप्लास्ट नहीं होता. देन डू नॉट हैव मेटाबॉलिक एक्टिविटी बाय ओन, अपनी एनर्जी भी चाहिए तो वो भी खुद बनाने की सलाहियत नहीं है, बल्कि ये अपने होस्ट पे डिपेंड करेगा. रिप्रोड्यूस करना है तब भी ये नहीं कर पाएगा, वो भी अपने होस्ट पे डिपेंड करेगा. कैन बी क्रिस्टलाइज्ड एंड स्टोर्ड इन द बॉटल्स. देन डोंट एक्वायर एनर्जी, ये खुद से एनर्जी पैदा करने की सलाहियत नहीं रखता. सो डोंट रेस्पायर, ये रेस्पायर भी नहीं करते, इसी वजह से, क्योंकि रेस्पायरेशन के दौरान ही, फिज़िकल रेस्पायरेशन के दौरान गैसियस एक्सचेंज होगा. फिर आगे बिहेव एज नॉन लिविंग इनर्ट इन्फेक्शियस पार्टिकल्स आउटसाइड द होस्ट, होस्ट की बॉडी के बाहर ये मुकम्मल तौर पे लाइफ की प्रॉपर्टीज़ किसी सेंस में भी शो नहीं किया करते, तो इसलिए हम इनको ए सेलुलर नॉन लिविंग जो है ना करेक्टरिस्टिक्स, इसको हम नॉन लिविंग कंसिडर किया करते हैं. देन यहाँ हिस्ट्री के बारे में देखा गया. अबाउट अ सेंचुरी अगो
लुईस पास्चर और रॉबर्ट कोच का जब ज़माना था, तो वर्ड वायरस वाज रेफर टू पॉइजन एसोसिएटेड विद डिजीज़ एंड डेथ। पहले हमने पॉइजनस फ्लूइड कहा है, जो कि लैटिन वर्ड से लिया गया वायरस का मतलब है, और एटिमोलॉजी है इसकी, जहाँ से ये लफ्ज़ का आगाज़ हुआ। उसके बाद चार्ल्स चैम्बरलेन 1884 के अंदर उसने ये देखा कि कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो कि बैक्टीरिया की वजह से होती हैं, जैसे हम देखते हैं मैड डॉग डिजीज़ जो है, रैबीज़ जिसे कहते हैं। अब इस डिज़ीज़ के जर्म्स, इनके बैक्टीरिया, ये फ़िल्टर पॉर्सिलेन फ़िल्टर पेपर के सुराखों में से नहीं गुजर सकते, जिसका साइज़ 100 to 1000 नैनोमीटर होता है। तो ये बैक्टीरिया यहाँ से नहीं गुजर सकते। बैक्टीरिया बड़े हैं, पोर छोटे हैं। तो हम किसी भी जो है ना मटेरियल को, किसी भी लिक्विड को बैक्टीरिया से पाक करने के लिए, बैक्टीरिया से साफ़ करने के लिए इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जैसे कुछ डिजीज़ हैं, जैसे रैबीज़ है, तो रैबीज़ के जो जर्म्स है ना, रैबीज़ रैबीज़ जो कि कुत्ते के काटने से या फॉक्स या कैट्स के काटने से ट्रांसफ़र होती है इंसान में या दूसरे जानदार के अंदर, जानवर के अंदर। तो इसके जरासीम सलाइवा में होते हैं, और ये जर्म्स हैं, ये बेसिकली पॉर्सिलेन फ़िल्टर पेपर के सुराखों में से भी गुजर जाते हैं। तो इसीलिए तो इन्हें फिल्टरेबल वायरसेस, फिल्टरेबल पॉइजन कहा गया एट दैट टाइम। फिल्टरेबल पॉइजन कि वायरस जो है ना, ये हमें नहीं एग्जैक्ट आइडिया था, लेकिन ये कहा गया कोई ऐसे जरासीम भी हैं, कोई ऐसी मिस्टीरियस चीज़ भी है जो कि फ़िल्टर पेपर के सुराखों से छोटी है, यानी कि ये बैक्टीरिया से भी छोटी है। उन दिनों बैक्टीरिया का तूती बोल रहा था। 1884, 1860s, 1950s तक जो है ना, वो बैक्टीरिया के मुतल्लिक ज़्यादा कहानियाँ चल रही थी। तो लोग बड़े शहर में थे तारीख़ के बैक्टीरिया के। अच्छा, इसके बाद इसी तरह की मिलती जुलती बात 1892 के अंदर जब उन्होंने सकाया ने भी की। उसने प्लांट की एक बीमारी है टोबैको मोज़ेक डिजीज़। मोज़ेक डिजीज़ होती है तंबाकू के पौधों के पत्तों के ऊपर। तो उसने ये देखा कि ये जो तंबाकू के पौधों पर होने वाली डिज़ीज़ है, उसने इसको लिया, इसके लेजन से, इसके छालों से, और इसका फ्लूइड लिक्विड बनाया, और इस लिक्विड को पॉर्सिलेन फ़िल्टर पेपर में से गुजारा, और इसको हेल्दी प्लांट्स के ऊपर रगड़ा, पत्तों के ऊपर रगड़ा, और कुछ हफ्तों के बाद वहाँ पर भी बीमारी हो गई। यानी कि जर्म्स ऐसे हैं जो कि छोटे हैं, बैक्टीरिया से भी छोटे हैं, पॉर्सिलेन फ़िल्टर पेपर में से गुजरने की सलाहियत रखते हैं। फिर अर्ली 20th सेंचुरी 1898 एंड 1901 स्पेशली, तो यहाँ पे ना माउथ एंड फुट डिजीज़, FMD, मुंह खुर की बीमारी जानवरों की, और येलो फीवर, इस किस्म की और बीमारियाँ भी देखने को मिली। तो जिनके जरासीम जो है ना, वो फ़िल्टर पेपर के सुराखों में से गुजर सकते थे, पॉर्सिलेन फ़िल्टर पेपर ख़ास तौर पे। तो पता चला कि बैक्टीरिया से भी छोटी कोई चीज़ मौजूद है। फिर स्टैनले 1935, उसने ये जो भी ये चीज़ थी, इसको क्रिस्टलाइन किया, इसके क्रिस्टल्स बनाए। जब क्रिस्टल्स बने तो एक अब और डाउट पैदा हो गया कि ये क्रिस्टल्स जो है ये तो डेड होते हैं। अब जब इन क्रिस्टल्स को, अहम जो बात थी कि ज़िंदा पौधे के ऊपर रगड़ा गया ना, तो उस पौधे में बीमारी हो गई। यानी कि ये क्रिस्टल्स नॉन लिविंग होने के बावजूद ये आगे ट्रांसमिट होने की सलाहियत रखते हैं। तो अब यहाँ से नई बहस आ गई कि ये वायरस ज़िंदा है या गैर ज़िंदा है। तो ये तो दोनों तरह से बिहेव कर रहा है, ज़िंदा की तरह भी और गैर जानदार की तरह भी। तो इस बात को सामने रखा गया। देन यहाँ एक हिस्ट्री के तौर पे एडवर्ड जेनर का नाम मौजूद है। असल में अनजाने में ना इसने स्मॉल पॉक्स की जो है ना वैक्सीन, जो कि एक वायरल डिज़ीज़ है, इसकी वैक्सीन इसने दरियाफ़्त की 1796 में। सल्तनत उस्मानिया तुर्की के अंदर इसका जाना हुआ। एडवर्ड जेनर ने वहाँ कुछ ऑब्जर्वेशन भी की, तो वहाँ फ़ातिमा नामी एक ख़ातून को उसने ऑब्ज़र्व भी किया। तो फर्स्ट वैक्सीनेटेड एन 8 years ओल्ड बॉय, जो कि इसने वहाँ से ऑब्ज़र्व किया था इस मेथड को। बहरहाल 8 साल बच्चे जेम्स फिप्स को ना इसने गाय की जो पॉक्स थी उसकी पीप लेकर इस लड़के को लगाई,
और 6 हफ्तों के बाद इसी लड़के को उसने मरीज़ का खून लगाया। बच्चे को बीमारी होनी चाहिए थी लेकिन बच्चे को बीमारी नहीं हुई और यहाँ से एक नई लहर शुरू हुई कि स्मॉल पॉक्स जो कि दुनिया में लाइलाज समझी जाती थी, लोग मर रहे थे इसकी वजह से, तो इसका इलाज डिस्कवर हो गया। 23 और लोगों को इसने बाद में वैक्सीनेट किया, टोटल 24 लोगों को इसने वैक्सीनेट किया बेसिकली। ये असल अहम बात है, बाकी बातें तो हम देखते ही आ रहे हैं। तो चूँकि ये जो मटेरियल लिया गया था ये गाय से लिया गया था, लैटिन में गाय को वैक्सा कहते हैं, वहाँ से टर्म जो है ना वो वैक्सीन इंट्रोड्यूस हुई। देन डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरियोफेजीज, ऐसे वायरस जो सिर्फ बैक्टीरिया पर अटैक करते हैं उसे हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं। टोवाल्ट ने 1915 और डी हर्ले ने 1917 के अंदर इंडिपेंडेंटली इनको डिस्कवर किया। असल में टोवाल्ट ने 1915 के अंदर उसने ये देखा कि बैक्टीरिया की कॉलोनीज़ जो है ना वो बाज़ खुद ब खुद लाइसिस का शिकार होती हैं, डिज़ोल्व हो जाती हैं और डिसअपीयर हो जाती हैं। उसने ये जो बैक्टीरिया की कॉलोनी मर गई थी, डिज़ोल्व हो गई थी, इसके सॉल्यूशन को उसने दूसरी कॉलोनी में शिफ्ट किया तो वहाँ भी सेम सिनेरियो देखने को मिला, दूसरी कॉलोनी भी मर गई। लेकिन जब इस सॉल्यूशन को हीटअप किया गया और उसके बाद किसी और बैक्टीरिया को दिया गया तो अब मौत वाक़या नहीं हुई। यानी कि अल्ट्रा वायलेट या हीट, यानी कि कोई जानदार ऐसा है, कोई जानदार है असल में इस लिक्विड के अंदर इस बैक्टीरिया की मौत का ज़िम्मेदार, जो कि हीट से मर जाया करता है। डी हेरले ने भी सेम प्रैक्टिस परफॉर्म की 1917 में, लेकिन टर्म इसने मुतारिफ करवाई डी हेरले ने, बैक्टीरिया ईटर बैक्टीरियोफेज। टोवाल्ट ने इसके मतलब कोई टर्म की इंट्रोडक्शन नहीं करवाई थी, तो डी हेरले ने इस टर्म को मुतारिफ करवाया बैक्टीरिया ईटर यानी कि बैक्टीरियोफेज। देन जनरल करेक्टरिस्टिक्स। अब इन जनरल करेक्टरिस्टिक्स की तरफ अगर चलें तो यहाँ सबसे पहले दीज आर एक्सट्रीमली स्मॉल इन्फेक्शियस एजेंट्स विच कैन ओनली बी सीन अंडर एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, क्योंकि नैनोमीटर के अंदर साइज़ है, सबसे छोटा 20 नैनोमीटर और बड़े वाला पर्वो वायरस और बड़े वाला जो है ना वो पॉक्स वायरस जो कि 250 नैनोमीटर इन साइज़ है, 10 to 1000 टाइम्स स्मॉलर देन मोस्ट बैक्टीरिया, तभी तो ये बैक्टीरिया पर भी अटैक करने की सलाहियत रखते हैं। स्मॉलर देन पोर्स ऑफ पोर्सिलेन फिल्टर पेपर, अभी हम ऊपर बात भी करके आए चैम्बरलैंड और इवानोस्काई के एक्सपेरिमेंट्स के अंदर। ऑल वायरसेस आर जनरली रेजिस्टेंट टू ब्रॉड रेंज ऑफ अवेलेबल एंटीबायोटिक्स सच एज पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड अदर्स। और उसी तरह से ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इन द होस्ट सेल वायरसेस में कॉज डिजीज़ कॉज करने के कई मैकेनिज़्म हैं कि ये रिप्रोडक्शन एबिलिटी की वजह से भी, ये अपने प्रोटीनेशियस कोट की इनसेंसिटिविटी की वजह से भी फ्लू वगैरह जो है ना वो कॉज कर सकता है। देन वायरसेस के यहाँ एक और अहम प्रॉपर्टी है, दीज आर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट, पहले भी हम बात करके आए। वायरसेस कैन ग्रो ओनली इनसाइड द लिविंग होस्ट, ये होस्ट के बाहर ग्रो नहीं कर सकते, ओनली कैन ग्रो इनसाइड द लिविंग होस्ट। तो ऐसी चीज़ को हम ऑब्लिगेट विच कैन नॉट ग्रो विदाउट होस्ट ऑब्लिगेट कहा करते हैं, क्योंकि इनके पास अपनी मेटाबॉलिक मशीनरी लाइक राइबोसोम, लाइक साइटोप्लाज्म, लाइक एंजाइम्स, रेगुलेटरी एंजाइम्स, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, कुछ भी इनके पास अपना मौजूद नहीं है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या गोल्जी कॉम्प्लेक्स, क्योंकि प्रोटोप्लास्ट इनके पास मौजूद नहीं है, ये ए सेलुलर हैं बेसिकली। तो इसलिए हम इनको ऑब्लिगेट इंट्रा सेलुलर पैरासाइट्स कहते हैं। देन स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस, जो कंप्लीट मैच्योर वायरस होता है उसे हम विरियन कहते हैं। इसमें एक कोर है जो कि इनर साइड पर है, एक कोट है जो कि आउटर साइड पर होता है। जो कोर है इनर साइड पर जो मौजूद है, अंदर वाली साइड पर जो मौजूद है अंदरूनी तरफ, इसमें ना दो हिस्से हैं, दो चीज़ें हैं। एक तो जीनोम होगा और उसके साथ वेरियस प्रोटीन्स हो सकती हैं जो कि इन द फॉर्म ऑफ एंजाइम्स लाइक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, लाइक हम देखें तो इंटीग्रेज एंजाइम है, या इसी तरह से बाकी के एंजाइम्स पाए जा सकते हैं। अच्छा, जो जीनोम है वो डीएनए या आरएनए, और नहीं डीएनए एंड आरएनए नहीं, डीएनए या आरएनए दोनों में से कोई एक होगा। उसके बाहर
एक कवर पाया जाता है जिसे हम कोट कहते हैं। कोट कैप्सिड और एनवेलप दो चीज़ों पर मुश्तमिल हो सकता है, जिसमें कैप्सिड लाजमी वह पाया जाएगा इस जीनोम के, इस कोर के बाहर, जो कि स्मॉलर रिपीटिंग यूनिट्स पर मुश्तमिल होता है, जिसे हम कैप्सोमेयर्स कहते हैं। कैप्सोमेयर्स अमाइनो एसिड से बने होते हैं, प्रोटीन पर मुश्तमिल हैं, और हर वायरस में कैप्सोमेयर्स की तादाद बड़ी स्पेसिफाइड है। जैसे हर्पीज़ वायरस जो है उसके अंदर 162 कैप्सोमेयर्स हैं, जबकि जो एडिनो वायरस है इसके कैप्सिड में 252 कैप्सोमेयर्स हैं, जबकि जो पोलियो वायरस है फेडरल के अंदर ये लिखा गया, इसके अंदर 32 कैप्सोमेयर्स पाए जाते हैं। अब ये तो कंपलसरी है, लाजमी है, कंपलसरी पार्ट है कैप्सिड किसी भी वायरस का, जबकि एनवेलप जो है ना ये वायरसेस के यहाँ लाजमी नहीं हो सकता, कुछ के यहाँ होगा कुछ के यहाँ नहीं होगा इन फ्यू वायरसेस। तो ये लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेनस एनवेलप होता है जो इसका ज़ाती नहीं होता, जो कि होस्ट की इस सेल से निकलते हुए होस्ट की मेम्ब्रेन को अपने इर्द गिर्द ओढ़ कर निकलता है, अपने इर्द गिर्द लपेट कर निकलता है अराउंड होस्ट इन ओरिजिन नॉट इट्स ओन। लिपोप्रोटीन है अराउंड एनवेलप। बाजू का स्पाइक्स भी मौजूद हो सकते हैं जो कि ग्लाइकोप्रोटीन्स इन नेचर होते हैं, जैसे HIV में हम देखते हैं अभी, और ये अपने होस्ट सेल को रिकॉग्नाइज करने का काम किया करते हैं। देन बेसिस ऑफ वायरल क्लासिफिकेशन, वायरसेस की क्लासिफिकेशन हम कैसे करते हैं, उसकी बुनियाद क्या है। तो वायरसेस की क्लासिफिकेशन में बहुत सारे क्राइटेरिया सामने रखे जाते हैं, लेकिन जो मेजर कंसर्न है उसके अंदर मॉर्फोलॉजी, जीनोम टाइप RNA है या DNA है, और इसका मोड ऑफ एक्शन ऑन द होस्ट, होस्ट पर अटैक कैसे करना है, और मोड ऑफ रेप्लिकेशन, ये भी बालूकर क्लासिफिकेशन का टूल होता है। लेकिन इंटरनेशनली एग्रीड सिस्टम ऑफ वायरल क्लासिफिकेशन इज़ बेस्ड अपॉन स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन, इन दो चीज़ों पर, मॉर्फोलॉजी कैसी है और इसका जीनोम कैसा है, इन दो बातों पर, आखिरी दो बातों पर, मोड ऑफ एक्शन और मोड ऑफ रेप्लिकेशन जो है ना, इस पर ज़रा कम बेस करता है। देन हम आगे देखते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस ऑन द बेसिस ऑफ द होस्ट। बड़ी सिंपल सी कहानी कि वायरसेस जो हैं वो अपने होस्ट के एतबार से जो बैक्टीरिया पे अटैक करेंगे उन्हें हम बैक्टीरियोफेज कहेंगे, अटैक ऑन द बैक्टीरिया। ये DNA वाले होते हैं, इनका हाँ DNA जीनोम होता है, पॉलीहेड्रल हेड और टेल होती है। देन एनिमल वायरसेस एज पैरासाइट्स इन द एनिमल्स attack and destroy certain cells in the body and cause disease symptoms. Then plant viruses, more than 2000 types of plant viral diseases are known, जो कि प्लांट्स पर अटैक किया करते हैं। एनिमल वायरसेस आमतौर पे RNA, आमतौर पे प्लांट वायरसेस आमतौर पे DNA होते हैं, लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। देन आगे क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन द कैप्सिड। कैप्सिड अगर हेलिकल है, बल खाता हुआ है, तो कैप्सोमेयर्स अरेंज्ड इन द हॉलो कॉइल एंड इन रॉड शेप, जैसे कि TMV है, टोबैको मोज़ेक वायरस, पॉलीहेड्रल। तो कैप्सोमेयर्स अरेंज्ड इन द 20 ट्रायंगल्स, आइकोसाहेड्रल कहते हैं इसे, जैसे कि एडिनो वायरसेस हैं। एनवेलप्ड स्फेरिकल होते हैं आम तौर पे, लेकिन कोन शेप भी हो सकते हैं, जैसे इन्फ्लुएंजा है। अच्छा, फिर आगे कॉम्प्लेक्स्ड वायरसेस, बैक्टीरियोफेज, जैसे कि 12 वर्टिसेस होते हैं और 20 फेसेस पाए जाते हैं इसमें, जैसे बैक्टीरियोफेज। अनयूजुअल में कोन शेप्ड HIV ये है तो एनवेलप्ड स्फेरिकल कोन शेप्ड होते हैं, लेकिन बहरहाल हम इसको अनयूजुअल शेप के तौर पे फेडरल के अंदर ये क्लासिफिकेशन दी गई है। देन क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस ऑन द बेसिस ऑफ जीनोम, DNA एंड RNA। DNA डबल स्ट्रैंडेड या सिंगल स्ट्रैंडेड, जैसे स्मॉल पॉक्स वायरस है डबल स्ट्रैंडेड DNA होता है, जैसे माइल्ड रैश वायरस है इसके अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड DNA पाया जाता है। RNA वाले डबल स्ट्रैंडेड और सिंगल स्ट्रैंडेड। डबल स्ट्रैंडेड में डायरिया वायरसेस,
आमतौर पे काम होते हैं ये। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए रखने वाले वायरसेस, तो इनमें इनका आरएनए डायरेक्टली मैसेंजर आरएनए के तौर पे काम करे और अपनी प्रोटीन और अपना मटेरियल कंटेंट तैयार करवा ले, जैसे रूबीला वायरसेस। ये जो इनका आरएनए है ये टेम्पलेट के तौर पे काम करेगा फॉर मैसेंजर आरएनए, वहाँ से इसको देखकर मैसेंजर आरएनए बनवाया जाएगा। जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस या एचआईवी वाला जो है, इसका आरएनए जो है यहाँ से पहले डीएनए बनेगा, डीएनए से फिर आरएनए बनेगा, आरएनए से इनका प्रोटीन तैयार की जाएगी। तो इस तरह से इसे हम सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस कहा करते हैं। देन स्ट्रक्चर ऑफ द एचआईवी, तो ये टाइप ऑफ रेट्रोवायरस है, स्फेरिकल इन शेप, लेकिन कौन शेप्ड भी हम पढ़ के आए पीडीबी के अंदर, ये स्फेरिकल इन शेप है। एनवेलप्ड होते हैं, एनवेलप हैज़ 2 layers of lipids and different proteins are embedded in the envelope forming spikes, जो कि ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं। लिपिड मेम्ब्रेन इज बोरोड फ्रॉम द होस्ट, लिपोप्रोटीन जो है। स्पाइक्स आर ग्लाइकोप्रोटीन्स विच हैज़ आउटर ग्लाइकोप्रोटीन GP120 and the inner transmembrane GP41 glycoprotein, GP4 glycoprotein. Beneath the envelope another protein shell is present made of, जो एनवेलप है इसके नीचे प्रोटीन का एक और शेल मौजूद होता है जो कि मैट्रिक्स प्रोटीन्स ऑफ मैट्रिक्स प्रोटीन लाइज बिटवीन एनवेलप एंड द कैप्सिड। एनवेलप और कैप्सिड के दरमियान एक शेल मौजूद है जो कि मैट्रिक्स प्रोटीन्स पर मुश्तमिल होता है। Certain enzymes of viral replication like reverse transcriptase, integrase and protease enzymes are present inside the head part, जिसके अंदर जीनोम भी होता है और साथ में ये वाले एंजाइम्स भी पाए जाते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर दिखाया गया। तो सबसे पहले यहाँ पे ये इसका आरएनए वाला जीनोम है, देन प्रोटीन पर मुश्तमिल कैप्सिड है, ये इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम्स हैं, देन वायरल एनवेलप है ये, और इसके ऊपर ये एनवेलप के ऊपर स्पाइक्स पाए जाते हैं जो कि ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर होते हैं। देन HIV, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, इसकी डिस्कवरी अर्ली 1980s में हुई, रिपोर्टेड इन यंग होमोसेक्सुअल मेल्स। Soon after this disease was also discovered in non-homosexual patients. तो शुरू में तो ये समझा जाता रहा कि शायद ये होमोसेक्सुअलिटी इसकी वजह है, लेकिन बाद में पता चला कि होमोसेक्सुअलिटी इसकी वजह नहीं है, क्योंकि उन लोगों के अंदर भी देखा गया जो कि नॉन होमोसेक्सुअल थे और उनको ब्लड ट्रांसफ्यूज़ किया गया फ्रॉम द पेशेंट, जब ब्लड प्रोडक्ट्स ट्रांसफ्यूज़ किए गए। तो उसके बाद आगे फेडरल से ली गई कुछ इन्फॉर्मेशन। स्टेजेस एंड सिम्टम्स। पहली स्टेज एसिम्प्टोमेटिक कैरियर, इसके जो सिम्टम्स हैं फीवर, चिल्स, एक्स, तो मुख्तलिफ जगहों पे दर्द होगा, एक होगा, देन स्वोलन लिम्फ ग्लैंड्स, इची रैशेस, दी सिम्टम्स डिसअपीयर एंड नो अदर सिम्टम्स फॉर 9 months और लॉन्गर, बट पेशेंट हाईली इन्फेक्शियस। और अगर उसका टेस्ट करवाया जाए ना तो उसमें बीमारी से लड़ने की एंटीबॉडीज़ भी मौजूद होंगी, पॉजिटिव होगा, जिससे इसके इलाज करवाने में आसानी हो सकती है अगर इसका पता चल जाए, हम इस टेस्ट की तरफ जाने की कोशिश कर जाएं। किसी भी वजह से अगर हम टेस्ट करते हैं तो उसकी एंटीबॉडीज़ का हमें पता चल जाएगा, जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान। Then second stage AIDS related complex ART. Most common symptoms are swollen lymph glands in neck, खास तौर पे armpits, underarms and groin areas, thigh areas for months, महीनों तक. Other mild symptoms: night sweat, persistent cough, flu, diarrhea, loss of memory and depression. फिर आगे फुल ब्लोन जो एड्स, फाइनल स्टेज है ये,
सीवियर वेट लॉस होगा, इसमें वीकनेस होगा एंड सेवरल अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, इसको हम अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज़ भी कहते हैं, क्योंकि ये बाकायदा खुद से कोई बीमारी नहीं है, लेकिन इम्यून सिस्टम इतना वीक कर देगी कि अब हर किस्म की बीमारी का हमला बॉडी पर होगा, इन्फेक्शन भी होगी, बाकी चीज़ें जो है ना, नमूनिया और बाकी चीज़ें भी देखने को मिलेंगी, जैसे ये सिम्टम्स हम देखने लगे हैं जो कि पीटीबी के अंदर मौजूद हैं। सीवियर नमूनिया, रेयर वास्कुलर कैंसर, सडन वेट लॉस, स्वोलन लिम्फ नोड्स एंड जनरल लॉस ऑफ इम्यूनिटी। अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज़ है तो हर किस्म के जो है ना वो सिलसिले देखने को मिलेंगे। देन identification and naming of causative agent. 1984 HIV was identified by research teams of Pasteur Institute in France and National Institute of Health in USA. 1986 के अंदर 1986 में इसको बाकायदा ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस का नाम दिया गया, HIV का इसे बाकायदा तौर पे नाम दिया गया। होस्ट सेल जिन पे ये अटैक करता है, उनकी ख़ास खूबी ये होती है कि वहाँ CD4 रिसेप्टर साइट मौजूद होती है, क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन CD4। तो ये जो CD4 रिसेप्टर साइट रखने वाले सेल्स हैं, ये हमारी बॉडी में हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स हैं, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम का मेजर पार्ट होते हैं। माना कि ये CNS पे भी अटैक करेगा, लेकिन मेजर जो सेल्स अफेक्ट होते हैं वो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं। होस्ट स्पेसिफिक इसलिए है क्योंकि ये सदियों से मंकी के अंदर चलता आ रहा है, वहाँ ये मल्टीप्लाई भी करता है, सारा कुछ करेगा, लेकिन डिजीज़ कॉज नहीं करता, जबकि इंसान के अंदर आया तो यहाँ पर आकर इसने डिजीज़ कॉज की, इसलिए हम इसे कहते हैं कि ये होस्ट स्पेसिफिक है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, एक इंसान से दूसरे इंसान में बॉडी फ्लूइड्स के एक्सचेंज से, जिसमें जो मोस्ट ऑफ कॉमन बॉडी फ्लूइड्स हैं वो सीमन है, ब्लड है, इनके ज़रिए ये ट्रांसमिट होगा। तो इंटीमेट सेक्सुअल कांटेक्ट विद ब्लड ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, ब्रेस्ट फीडिंग, हेल्थ केयर वर्कर्स, उसमें भी ब्लड कांटेक्ट का ही चांस होता है, तो इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन होगा। प्रिवेंशन के लिए ज़ाहिरी तौर पे हमें पेशेंट के ब्लड से बचना है, अवॉइडिंग डायरेक्ट कांटेक्ट। HIV is important measure for preventing disease. Avoid intravenous drugs with common syringe, ये बड़ा कॉमन है रिमोट एरियाज़ के अंदर ख़ास तौर पे। यूज़ स्टेराइल सिरिंजेस एंड यूटेंसिल्स एंड मदर शुड अवॉइड फीडिंग बेबीज़। क्योर कैन बी ट्रीटेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन, इसे हम कहते हैं एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी ART। लेकिन ये वाला ट्रीटमेंट कोई इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी नहीं है, क्योंकि हम कॉम्बिनेशन ऑफ इन्फेक्शंस को कॉम्बिनेशन ऑफ डिजीज़ से मैनेज करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इम्यून सिस्टम वीक होने की वजह से, बॉडी का रिस्पॉन्स स्लो होने की वजह से बॉडी के अंदर अदर कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलेंगी। या तो बंदे का विल पावर बहुत स्ट्रांग हो, फिर तो एक अलग बात है। तो इसलिए इसका क्योर, बाकी PDB बुक के अंदर इसकी वैक्सीन के मतलब कहा गया 2001 इन साउथ अफ्रीका, तो एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे वैक्सीन को एडमिनिस्टर किया गया है, लेकिन अभी तक उसके खातिर खा रिजल्ट्स देखने को नहीं मिले। देन लाइफ साइकिल ऑफ HIV। सबसे पहला पॉइंट अटैचमेंट, CD4 रिसेप्टर साइट, उस पर जाके ये अटैच करेगा, स्पाइक्स के ज़रिए पहचानेगा। अगली अहम बात यह है कि ये सारे का सारा एंटर हो जाएगा होस्ट सेल में, और वहाँ जो जाकर अपनी अनकोटिंग करेगा, अपने आप को नंगा करेगा। देन इसका रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, ये बेसिकली वायरस के RNA से उसको टेम्पलेट रखते हुए DNA बनाएगा। इस DNA को हम कॉम्प्लीमेंट्री DNA कहते हैं, बायोटेक्नोलॉजी के चैप्टर में भी हमने पढ़ा, और इस टेक्निक को हम वहाँ पर इस्तेमाल भी करते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट हासिल करने के लिए। देन वायरल DNA इज़ डिग्रेडेड, वायरस का अपना DNA ज़ाया करवा दिया जाता है। देन इंटीग्रेशन, वायरस का बना हुआ DNA होस्ट के DNA के साथ जुड़वा दिया जाता है बाय एन एंजाइम कॉल्ड इंटीग्रेज। अब नए कॉम्बिनेशन को हम प्रोवायरस कहते हैं। जब ये ट्रांसक्राइब होगा तो यहाँ से मैसेंजर RNA बनेगा, जो कि प्रोटीन तैयार करवाएगा, जिसमें होस्ट सेल की अपनी प्रोटीन भी और वायरस की प्रोटीन भी तैयार होना शुरू हो जाएंगी, ताकि नए वायरसेस तैयार करवाए जा सकें। देन असेंबली एंड रिलीज,
वायरस का स्पेयर पार्ट तैयार होगा, इनको असेंबल किया जाएगा और नया वायरस जो है वो जन्म देगा, जो कि वहाँ से बर्ड ऑफ हो जाएगा, रिलीज़ करवा दिया जाएगा। ये देखिएगा यहाँ पे, यहाँ इस नए वायरस को यहाँ से बर्ड ऑफ करवा दिया जाएगा, यहाँ से ये रिलीज़ हो गया और यहाँ पर ये बर्डिंग का फिनोमेना जारी है। तो यहाँ एक और अहम बात कि यहाँ वायरस जो है ना HIV, इसके अंदर दो RNA के दो आइडेंटिकल स्ट्रैंड्स होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं। तो ये डबल स्ट्रैंडेड नहीं है बेसिकली, ये सिंगल स्ट्रैंडेड ही है, क्योंकि दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के आइडेंटिकल होते हैं। एक स्ट्रैंड काम में इस्तेमाल होगा, दूसरा स्ट्रैंड सिर्फ एडिशनल जो है ना वर्किंग के तौर पे रखा गया कि अगर एक ज़ाया भी हो गया तो दूसरा इस्तेमाल करवाया जा सकता है। देन एक ओवरऑल रिव्यू कि वायरसेस DNA वाले कौन से हैं, RNA वाले कौन से हैं, बैक्टीरियोफेज जो हमारे सिलेबस में लिखा गया, नॉन इन्वेलप्ड भी है DNA वाला, पॉक्स वायरस DNA इन्वेलप्ड, हर्पीज़ वायरस DNA इंफॉर्मेशन नहीं है कौन सा होता है, हेपेटाइटिस B वायरस DNA इंफॉर्मेशन नहीं है, हेपेटाइटिस A वायरस RNA वाला है, नॉन इन्वेलप्ड है। बाकी हमारे सिलेबस में जितने भी RNA वाले लिखे गए हैं वो सारे इन्वेलप्ड हैं, या जैसे पोलियो वायरस है इसके बारे में मेंशन नहीं है कि ये इन्वेलप्ड है या नॉन इन्वेलप्ड है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू।